नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। पटना हाई कोर्ट ने जाति आधारित गणना को हरी झंडी दे दी है, यानी कि अब बिहार में जाति आधारित गणना फिर से शुरू होगी और सीएम नीतीश के ड्रीम प्रोजेक्ट कहे जाने वाले जाति आधारित गणना को पंख लगेगी। इसके साथ ही पटना हाई कोर्ट ने उन सभी 6 याचिकाओं को खारिज कर दिया जो जाति आधारित गणना पर रोक लगाने की मांग कर रहे थे। इसी मसले पर चर्चा करेंगे आरडी न्यूज के राजनीतिक संपादक हेमंत कुमार के साथ। हेमंत जी, जिस तरह से पटना हाई कोर्ट ने पहले अंतरिम रोक लगाई थी इस पूरे मामले पर, अब जो है हरी झंडी दे दी है, तो कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, तकनीकी चीज़ों के पीछे जाने से पहले मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जाति जनगणना जरूरी है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो सामाजिक बदलाव के सिद्धांत में विश्वास रखता है, जो समाज को बदलना चाहता है, समाज को आगे ले जाना चाहता है, वह व्यक्ति इस तरह के किसी भी प्रयास को रोकने की कोशिश नहीं करेगा। सामाजिक बदलाव के लिए यह सामाजिक बदलाव की दिशा में उठाया गया यह एक महत्वपूर्ण कदम है और इसको हाई कोर्ट ने उस पर मुहर लगाई है, तो इससे ये अच्छा संकेत है। और इसके पहले जब ये 7 जुलाई को पटना हाई कोर्ट ने जब सभी याचिकाओं पर सुनवाई अंतिम तौर पर कर ली थी, तो हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज उस पर हाई कोर्ट का फैसला आया है। कोर्ट का भी डिटेल फैसला उस पर नहीं आया है, लेकिन प्रथम दृष्टया ये हो गया है कि जो रोक लगाई गई थी, अंतरिम रोक जो उस पर लगाई गई थी, उस रोक को हटा लिया गया है और रोक लगने से पहले जाति आधारित गणना का 80% काम बिहार में हो चुका था। अब वह काम अंतिम चरण में था जब तो उसको रोका गया था। अब मुझे लगता है कि वह काम आगे बढ़ जाएगा। लेकिन हम ये बताना चाह रहे हैं कि जब देश को आज़ादी मिली तो राजनीतिक तौर पर देश आज़ाद हुआ था। समाज में जो गैर बराबरी थी, समाज में जो विषमता था, समाज में जो भेदभाव था, उनको ख़त्म करने, खास करके जाति आधारित, जाति विभाजित समाज में उनको ख़त्म करने के लिए तमाम तरह के उपक्रम किए जाने थे। उसमें जातियों की गणना भी एक ज़रूरी एस्पेक्ट था। हालांकि बाद में इस पर रोक लग गई और आज़ादी के बाद जाति के आधार पर गणनाएं नहीं हो रही थी और उसमें सिर्फ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को गिना जा रहा था, बाकी जातियों की गिनती नहीं हो रही थी। लेकिन अभी तो 2011 के बाद से जो 21 में जनगणना होनी थी, वह जनगणना भी नहीं हो रही है। कहा गया कि उसमें कोविड के कारण उसको रोक दिया गया था। लेकिन जो मुख्य जनगणना जो है, पूरे भारत में जो जनगणना 10 सालों पर की जाती है, वह भी रुका हुआ है, तो वो जनगणना भी होना चाहिए। तो हम ये कह रहे थे कि जो कोई भी जो याचिका लेकर गए हुए थे, उसमें आप गौर करेंगे, उसमें एक प्रमुख नाम था यूथ फॉर इक्वालिटी। जो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो, उसके बारे में जब आप जानेंगे तो वह ऑर्गेनाइजेशन यूथ फॉर इक्वालिटी के नाम पर आरक्षण विरोध का सबसे बड़ा चेहरा हुआ ऑर्गेनाइजेशन था। दिल्ली से लेकर के देश के तमाम बड़े संस्थानों में, एम्स में, IITs में, तमाम जगह इसकी शाखाएं थी और ये लोग आरक्षण का सीधा विरोध करते रहे थे और ये इसमें एक मुख्य याचिकाकर्ता थे और ढेर सारे ऐसे लोग थे। तो मैं मानता हूं कि जो लोग इसको रोकना चाह रहे थे, चाहे इसके खिलाफ थे, वो सामाजिक बदलाव को किसी न किसी रूप में रोकना चाहते थे। क्योंकि जब आप समाज को आगे ले जाना चाहते हैं, समाज में बदलाव लाना चाहते हैं, तो आपको जो समाज में जो जड़ता है, जो समाज में स्थिरता है, स्टैग्नेंसी है, उसको तोड़ने के तो उपाय आपको करने पड़ेंगे। तो आप अगर उपाय खोजेंगे तो ये जरिया ही आपके सामने होगा कि आप लोगों की जातीय पहचान के आधार पर उनकी गणना करें, उनमें पिछड़ापन, उनमें शैक्षणिक पिछड़ापन, आर्थिक पिछड़ापन, इन पैरामीटर पर उनका जांच करें, उनकी कहाँ भागीदारी हुई है। तो ये जांचने के लिए यह जरूरी था। यह एक स्वागत योग्य कदम है और फैसला है। हेमंत जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि सीएम नीतीश का इसे ड्रीम प्रोजेक्ट कहते हैं और इसके साथ ही ये भी जोड़ा जाता है कि जो इसका राजनीतिक इस्तेमाल किया जाना है, इसीलिए बिहार में जातीय गणना हो रही।
देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इसका राजनीतिक इस्तेमाल करने की बात अपने आप में हास्यास्पद है, क्योंकि जातियों का राजनीतिक इस्तेमाल तो सब पूरी पार्टी कर रही है। ये तो ओपन फैक्ट है, इसमें कोई पार्टी पीछे नहीं है, कोई पार्टी कम नहीं है। लेकिन इसके नाम पर आप जातियों का पिछड़ापन जो है, जाति के आधार पर जो भेदभाव है, उन पैरामीटर्स को जानने के लिए आप क्या जाति नहीं गिनेंगे? इसको गिन लेने से जातिवाद बढ़ जाएगा। तो ये इस तरह के तर्क, मेरा मानना है कि अमूमन आप जब देखेंगे कि इस तरह के तर्क किस समाज के किस हिस्से से आ रहा है, उस हिस्से से जो बदलाव को पसंद नहीं करता है, जो बदलाव को रोकना चाहता है। इस जाति गिन लेने से मुझे नहीं लगता है कि जातिवाद बढ़ जाएगा। दूसरी बात, आज की तारीख में अगर आप देखें, एक ऐसी राजनीतिक ताकत है, एक ऐसी विचारधारा है जो पूरे देश में नफरत और घृणा का माहौल बना रही है, और जाति और संप्रदाय के आधार पर नफरत और घृणा का माहौल बना रही है। वो उत्तर से लेकर पश्चिम तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ये सारा खेल चल रहा है। और उस तरह की ताकतें जो समाज में घृणा और नफरत का माहौल बना रही है, आप मणिपुर से लेकर के आप कश्मीर तक चले जाइए, ये पूरा माहौल बन रहा है। तो उस माहौल में उस माहौल को बनाने के पीछे जो राजनीतिक ताकत और विचारधारा है, उस विचारधारा के लोग ज़्यादा इस बात को प्रचार कर रहे हैं कि इससे जाति गिन लेने से जातिवाद बढ़ जाएगा। जी जी, ये बताएं कि जाति आधारित गणना अब बिहार में शुरू होगा, दूसरे राज्यों में भी इसे कराने की बात कही जा रही है। खास करके जो इंडिया है उसके बैठक में इस पे चर्चा हुई कि जाति आधारित गणना पूरे देश में शुरू होनी चाहिए। राहुल गांधी इसकी बात करते हैं। तो क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो है, अब जो है जिस तरह से पटना हाई कोर्ट ने जाति आधारित सर्वे को कहा है कि सर्वे कह के आप इसको जाति आधारित सर्वे करवाइए, कि आप इसको जारी रखें, अब इंडिया को इससे फायदा मिलेगा? देखिए, इंडिया के फायदे के लिए ये जाति जनगणना नहीं हो रहा है। अब इसको आप राजनीतिक रूप, इसकी राजनीतिक व्याख्या हो सकती है कि इस गणना से राजनीतिक रूप से फायदा किसी इंडिया को हो, नीतीश कुमार को हो, महागठबंधन को हो, ये अलग मसला है। लेकिन ये राजनीतिक फायदे के लिए उठाया गया कदम नहीं है, बल्कि ये सामाजिक बदलाव के लिए उठाया गया कदम है। मैं इसको इस रूप में देखता हूँ। और सामाजिक बदलाव जब होगा तो उसका राजनीतिक फायदा निश्चित रूप से उन लोगों को मिलेगा जिन लोगों ने सामाजिक बदलाव की गति को तेज किया है, चाहे सामाजिक बदलाव के रास्ते में जो जड़ता है उस जड़ता को तोड़ने का काम किया है। जाति गणना और सामाजिक बदलाव पर बातचीत कर रहे हैं, तो मैं दो दलित नेताओं के बारे में आपको बताना चाहता हूं। उसमें एक रामविलास पासवान जी हैं जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, और दूसरे बीजेपी के एमएलसी और पूर्व मंत्री डॉक्टर संजय पासवान हैं। रामविलास पासवान जी ने 2018 के 19 जुलाई को एक अखबार से बातचीत में कहा था, उस खबर की हेडिंग है, उनका इंटरव्यू छपा था उस अखबार में, उसकी हेडिंग है, दलित खेत में हल जोत लेगा लेकिन ब्राह्मण हल पकड़ने में भी सोचेगा, इसलिए गरीब सवर्ण को आरक्षण दो, पासवान। और दूसरा, आपने सुना हमने क्या कहा, रामविलास पासवान जी का ये इंटरव्यू है, और वो इंटरव्यू जो अखबार में छपा था उसका हेडिंग है, दलित खेत में हल जोत लेगा लेकिन ब्राह्मण हल पकड़ने में भी सोचेगा, इसलिए गरीब सवर्ण को आरक्षण दो। ये पासवान जी की दलील थी गरीब सवर्णों को आर्थिक आधार पर आरक्षण देने के लिए। और दूसरी एक तस्वीर मैं दिखाना चाहता हूँ जो डॉक्टर संजय पासवान का है, जिनके बारे में मैंने बताया कि वो बीजेपी के एमएलसी हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। उन्होंने बिहार में जब जाति गणना कराने का निर्णय लिया गया, इसके खिलाफ वो पैदल चल करके गले में एक तख्ती लटका करके विधानमंडल के कैंपस तक पहुंचे थे, जिस पर लिखा हुआ था, जाति की गिनती नहीं, गरीबों की गिनती कराओ। तो ये दो पासवान बिरादरी के लोग जो दलित समुदाय से आते हैं, इन दोनों नेताओं ने ये सिर्फ राजनीतिक ये करने के लिए, लोक लुभावन नारा देने के लिए इन लोगों ने इस तरह की बात की। आप बताइए कि जाति गणना नहीं कराओ, गरीबों की गिनती कराओ, और दलित तो हल भी चला लेगा, ब्राह्मण तो हल पकड़ने में भी सोचेगा, इसलिए उसको आरक्षण दो। तो ये जो तुकबंदी है, यह जो ये नैरेटिव बनाया गया था,
तो ये दो नेता इन दो नेताओं ने, जो उसमें खासकर रामविलास पासवान बहुत बड़े नेता थे, और ऐसे लोगों के बयान से समझिए कि सामाजिक बदलाव का, सामाजिक गैर बराबरी का, समाज में जो भेदभाव है, समाज में जो एक गैर बराबरी की जो श्रेणी बनी हुई है, उसको ख़त्म करने के लिए कोई मैकेनिज्म बने, उसके लिए प्रयास हो, उसके लिए माहौल हो, उसको इन लोगों ने एक तरह से ख़त्म करने का, उसको कुंद करने का काम किया इन बड़े दलित नेताओं ने। ये बताइए कि समाज, जिस समाज की आप बात कह रहे हैं, इस जातीय गणना के आंकड़े आने के बाद समाज एकजुट होगा? बिल्कुल, उसमें समाज आज भी एकजुट है। समाज में जाति भी है, समाज आज एकजुट भी है। जाति के आधार पर भेदभाव भी है, बहुत जाति के आधार पर हिंसा भी है, लेकिन उसके बाद भी समाज एकजुट है। तो हम ये कह रहे हैं कि आप जाति की गणना या जाति का सर्वे, जो आप जो कुछ कह लीजिए उसको, ये जो हो रहा है, ये जो सोसाइटी की जो रियलिटी है, जो ग्राउंड रियलिटी है, जो ज़मीनी हकीकत है, उसको जानने के लिए यह ज़रूरी है। हाँ, इसके पीछे ये तर्क दिया जा रहा है कि सरकार के पास ढेर सारा मैकेनिज्म है, उसके पास ढेर सारे आंकड़े हैं, ये नया करने के लिए क्या ज़रूरत थी। तो ये एक तर्क दिया जा रहा है, लेकिन मैं समझता हूं कि जो पैरामीटर बनाए गए हैं इसमें, उस पैरामीटर को जानना और उसका डेटा एकत्रित करना मेरी समझ से वो ज़रूरी था। और ये अगर हो रहा है, पटना हाई कोर्ट ने आदेश दिया है और ये काम पूरा होगा, तो मुझे लगता है कि यह सही कदम है और ये होना चाहिए था। सीएम नीतीश के लिए कितनी बड़ी राहत की बात है कि पटना हाई कोर्ट ने जो है सभी याचिका जो डाली गई थी जाति आधारित गणना के खिलाफ, सभी को खारिज करते हुए उन्हें जाति आधारित गणना जो है जारी रखने का ये पिछले साल 6 जून को सरकार ने यह निर्णय लिया था कि हम बिहार में जाति आधारित सर्वेक्षण करवाएंगे, और उसके लिए 500 करोड़ रुपया कंटिजेंसी फंड से सरकार ने अलॉट किया था, और यह तय किया गया था कि मई 2023 तक यह काम पूरा कर लिया जाएगा। और उसमें लगभग 5 लाख कर्मचारी लगाए गए थे, जिसमें ज़्यादातर शिक्षक थे, और उसमें आंगनबाड़ी सेविकाएं भी उसमें काम में लगाई गई थी। यह काम यह काम आगे बढ़ रहा था। मई महीने में जब सुप्रीम कोर्ट ने सारी याचिकाओं को जून में, ये जनवरी महीने में 2023 के जनवरी महीने में लोगों ने याचिकाएं लगाई थी सुप्रीम कोर्ट में और कहा था कि इसको रोका जाए। इससे ये प्राइवेसी का सवाल उठाया गया था कि लोगों की निजता का हनन है, आप जाति पूछेंगे, उनसे संपत्ति पूछेंगे, उनकी आय पूछेंगे, और ये इन सवालों के आधार पर कि निजता का भी हनन है, और उसके बाद इससे जातिवाद बढ़ेगा, ये भी कहा गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने उन तमाम याचिकाओं को रद्द कर दिया और कहा कि आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। वो लोग हाई कोर्ट आए और हाई कोर्ट को ये इंस्ट्रक्शन था कि आप इसको 3 दिनों में सुन करके एक अंतरिम आदेश इस पर जारी करें। तो हाई कोर्ट में जब वो मामला आया तो हाई कोर्ट ने उसको 3 दिनों में सुनवाई की, और 3 मई को उस पर सुनवाई करने के बाद फैसला सुरक्षित रखा, और 4 मई को ये डिक्लेयर किया कि जाति आधारित सर्वेक्षण नहीं होगा तत्काल। और उसमें यह था कि सरकार अपना ये पक्ष रखे। तो सरकार ने जो कुछ भी अपना पक्ष था रखा। उस बीच में सरकार फिर सुप्रीम कोर्ट गई ये कहने के लिए कि यह जो अंतरिम आदेश है वह बिल्कुल अंतिम आदेश की तरह है, इसलिए हमको राहत दी जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ मना कर दिया और हाँ, किसी तरह की राहत नहीं दी। उनको कहा कि आप हाई कोर्ट जाइए, और हाई कोर्ट में भी जब वो आए तो वहाँ भी राहत नहीं मिली। कहा गया कि नहीं, अब वो 3 जुलाई का टाइम उसमें तय था कि 3 जुलाई को इसकी सुनवाई होगी, और 3 जुलाई को ही हम सुनेंगे, उसके पहले नहीं सुनेंगे। और 3 जुलाई को सुनवाई हुई, और लगातार 4 दिनों तक उसकी सुनवाई चली। 7 तारीख को हाई कोर्ट ने सभी याचिकाओं की पर सुनवाई पूरी कर ली, और उसके बाद ये तय हो गया कि हम अगला ये आदेश आगे इस पर जारी करेंगे। फैसला सुरक्षित रखा गया था, तो उस पर आज यह आदेश आया है। लेकिन ये जो था उसमें जो ये सरकार की तरफ से जो थे पीके शाही जो वहाँ पेश हुए थे, तो महाधिवक्ता, तो उन्होंने कहा कि जो याचिकाकर्ताओं की जितनी भी ये है उनकी ओर से जितनी भी आपत्तियां हैं, वो तमाम आपत्तियां जो हैं वो काल्पनिक हैं। उन आपत्तियों का कोई
आधार नहीं है जिससे कि जातिवाद बढ़ जाएगा, प्राइवेसी खत्म हो जाएगी। तो ये हेमंत जी, काल्पनिक है आज का कर्ता का जो भी आरोप है वो काल्पनिक है, लेकिन जब पटना हाई कोर्ट का आदेश आ जाया उसके बाद जो है आज का कर्ता कह रहे हैं कि अब हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। तो अगर वो सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद जाति आधारित गणना या सर्वे कहें बिहार में होगी, इसकी कितनी गारंटी होगी? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से इस पर कुछ, क्योंकि जो पटना हाई कोर्ट ने जो कुछ आदेश दिया है, तो आप समझिए कि इतना लंबा समय था। आज है वो 1 अगस्त, 7 जुलाई को हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था और 1 अगस्त को फैसला आया है। कितने पन्नों का फैसला है ये सब अभी हम लोग को पता नहीं चला है, वो पता चल जाएगा। लेकिन ये है कि अब तक जो कुछ हुआ उसमें हाई कोर्ट ने बहुत मुझे लगता है कि बहुत अध्ययन के बाद ये फैसला दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट में इसके अगेंस्ट में कुछ आ जाए ऐसी उम्मीद मैं नहीं करता हूं। लेकिन ये तो याचिकाकर्ताओं को अधिकार है, क्योंकि हाई कोर्ट अंतिम कोर्ट है नहीं, ऊपर में सुप्रीम कोर्ट है, तो वो वहाँ जा सकते हैं। लेकिन इसका स्पष्ट मतलब ये है कि जो मैं पहले भी कह रहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ, कि सामाजिक बदलाव के लिए इस तरह के उपाय किए जाते रहे हैं, तमाम दुनिया के तमाम मुल्कों में होते रहे हैं। और जैसे कि आरक्षण का ही सवाल है, आरक्षण भी जो दिए गए, आरक्षण का जो प्रावधान किया गया, खास करके जो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए, आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से पिछड़े, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए, और जिनके जो भेदभाव के शिकार जातियाँ थी, जिनको शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कहा गया, सबसे पहले इन्हीं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था। तो क्यों किया गया था? उनका अपलिफ्टमेंट करने के लिए, उनकी गरीबी दूर करना ही उसके जरिए लोगों की गरीबी भी दूर हो गई। लेकिन उनको समाज की मुख्यधारा में लाना था, उनको राजनीतिक और प्रशासनिक प्रतिनिधित्व देना था। आपको प्रशासन के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में उनको प्रतिनिधित्व मिलना था। तो उनका प्रतिनिधित्व जो पूरा हो, वो आए समाज की मुख्यधारा में, ये जरूरी था। तो यह जो एक उपाय किया गया था, इस उपाय के भी तो आज भी उसका विरोध होता रहा है। लेकिन उसी में आपने जो संविधान में प्रावधान नहीं है, आपने उसको भी लागू कर दिया कि 10% आरक्षण आपने आर्थिक रूप से पिछड़ा मान करके लोगों कर लिया। वह एक्सक्लूसिवली अगरी जाति के लोगों के लिए वो सुरक्षित हो गया, वो 10% आरक्षण। तो यह जो है, जो लोग इसके खिलाफ खड़े हुए हैं, उनमें आप देख लीजिए कि जो मैं कह रहा हूं कि सामाजिक बदलाव की जितनी भी कोशिशें हैं, उनके खिलाफ जाने वाले लोग, उनके खिलाफ खड़े रहने वाले लोग इसके खिलाफ में रहे हैं, इसके विरोध में रहे हैं। अन्यथा सामाजिक बदलाव को जो कोई भी पसंद करने वाला व्यक्ति है, वह इसके खिलाफ नहीं जा सकता है। तो सामाजिक बदलाव की दिशा में पटना हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है और अब बिहार में जाति आधारित सर्वे कहें या गणना कहें होगी, और ये नीतीश सरकार के लिए भी बड़ी राहत की बात है। मैं इसमें एक चीज़ और जोड़ना चाहता हूँ कि इस देश, वो ऐतिहासिक संदर्भ में उसे बताना चाहता हूँ कि जब इस देश को आज़ादी मिली और इस देश में संविधान लागू हो रहा था, तो इसका सबसे ज़्यादा विरोध जो आरएसएस है उसकी ओर से हो रहा था। और गुरु गोलवलकर ने इसका सबसे ज़्यादा विरोध किया था और उन्होंने कहा था कि ये मनुस्मृति लागू होना चाहिए, संविधान लागू करने की कोई जरूरत नहीं, मनुस्मृति तो हमारे यहाँ है ही जिसको लागू किया जाए। तो इस पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा था कि ये लोग जो आरएसएस के लोग जो हैं, गोलवलकर जो हैं, इस समाज को 200 साल पीछे ले जाना चाहते हैं। तो उन्होंने जवाब दिया था पंडित नेहरू को कि पंडित नेहरू गलत कह रहे हैं, हम तो समाज को 2000 साल पीछे ले जाना चाह रहे हैं। तो आप समझिए कि उनकी सोच कहाँ थी, वो 2000 पीछे कहाँ ले जाना चाह रहे थे समाज को। क्या उस 2000 साल पीछे वाले समाज में लोगों को वोट का अधिकार था? आदिम वाले जमाने में ले जाना चाहते थे जहाँ दास प्रथा थी। क्या लोगों को अपनी सरकार चुनने का अधिकार था? क्या सब लोगों को, महिलाओं को पढ़ने का अधिकार था? तो क्या था? तो आप समाज को कहाँ ले जाना चाहते हैं? तो वही बात उस संदर्भ के जरिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब ये संविधान सभा में बाबा साहब ने संविधान का प्रारूप रखा, तो उन्होंने कहा कि आज़ादी तो राजनीतिक, आज़ादी से तो राजनीतिक हमको आज़ादी मिली है, लेकिन सामाजिक गैर बराबरी के खिलाफ
अभी हमको लड़ना है। सामाजिक गैर बराबरी के खिलाफ समाज को बदलने के लिए बहुत सारे उपाय करने हैं, और नहीं तो हमारा संविधान जो है वह एक तरह से दिखावटी बन करके रह जाएगा। तो समाज को बदलने की आज भी ज़रूरत है। आज अगर समाज में इतना तरह का असंतोष है, इतनी तरह की गैर बराबरी है, समाज में जाति और संप्रदाय के आधार पर अगर हिंसा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको उसको एड्रेस करने के लिए कुछ ना कुछ मैकेनिज्म आपको बनाना पड़ेगा। और ये मैकेनिज्म ऐसे ही ये एक तरह का उपाय है। ऐसे अनेक प्रकार के उपाय आपको करने पड़ेंगे, तब जाकर के सामाजिक बदलाव का जो कार्यभार है वो पूरा हो सकता है। अन्यथा आप इस नाम पर आप चीज़ों को ढकते रहें कि इससे जातिवाद फैल जाएगा, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी बेईमानी होगी। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। अगर आपको हमारा ये डिस्कशन अच्छा लगा हो तो आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करना मित्रों तो बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद। लव यू। आप ये सब जो बोल लगते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का मोहर लगना जरूरी, आप क्या है? आप ये कैसे